अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो हमारा फिगर है 13.1, उसकी बात करते हैं और उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो अपन उस ग्राफ को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें इस ग्राफ के अंदर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ है, कम होती है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, वह भी कम। जिसकी ज़्यादा होती है वो स्टेबल, वो न्यूक्लियर क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो ये वाले न्यूक्लियर होते हैं इनको हम बोलते हैं लाइट न्यूक्लियर। लाइट इन द सेंस मास नंबर में लाइट, हल्के हैं। और ये हैवी न्यूक्लियर। अगर आप यहाँ पर, हमने इस ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ पर, इस वाला पार्ट यहाँ से लेकर अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग 8 के पास है। और ये जो चीज़ है इस वाले पार्ट को, जो कि जहाँ पर मास नंबर 30 से लेकर 170 तक है, ये सब हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई है। कैसे हैं ये? हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई है। और ये जो है क्या है, हैवी न्यूक्लियाई है, जो कि क्या है, कम स्टेबल है। ये भी पार्ट कम स्टेबल है, ये भी पार्ट कम स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्या है इनके मुकाबले, इसके मुकाबले कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमने केमिकल रिएक्शंस में देखा, वहाँ पर भी क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इधर वाले, ये इनको अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस करके हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट मास के न्यूक्लियाई में बन जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पर हैवी न्यूक्लियाई से जो इंटरमीडिएट मास वाला न्यूक्लियाई बनेगा, तो इसमें क्या होगा, ये वाला चीज़ क्या होगी, यूरेनियम डीके होगा या डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन होगा तो ये जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है हैवी न्यूक्लियाई का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? फिजन। और यहाँ पर जो लाइट न्यूक्लियाई है वो भी क्या होंगे, हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो फ्यूज़न करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूज़न। इनके अंदर टेंडेंसी क्या होती है, लाइट न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में मिल के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाने का प्रयास करते हैं। और जो कि क्या है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक है तो वो हाईली स्टेबल है, उस और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और यह जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ना है, यह जिस प्रोसेस से होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या होती है वह? न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टेटमेंट आप इस ग्राफ में देख चुके हैं कि जो फ्लैट यानी जो बीच वाला भाग है वहाँ पर क्या है, फ्लैट रीजन है, ठीक है, या और वहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लगभग कांस्टेंट है और 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास है। अगर हम बात करें लाइटर न्यूक्लियाई की, जिनका मास नंबर 30 से कम है, या फिर ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 170 से अधिक है, उनके लिए यह लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है क्या है, वो कम है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, वो न्यूक्लियाई जो होंगे वो क्या करना चाहेंगे, अपनी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, वह बाइंडिंग एनर्जी किस प्रोसेस से बढ़ाएंगे, तो वो देखिए आप यहाँ पर जैसे हैवी न्यूक्लियाई जो है वो क्या करेगा, 2 और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट के अंदर डीके हो जाएगा। और यह जो प्रोसेस होता है वह फिजन कहलाता है। और जो लाइट न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे में फ्यूज़ होकर हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूज़न। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जैसे ये केमिकल रिएक्शन आप यहाँ देखे थे, यहाँ पर फीड वाला प्रोसेस है, तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेकिन इनकी जो रेंज है, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो रेंज है, ठीक है, वह रेंज होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर न्यूक्लियर रिएक्शन से अगर हम एनर्जी प्राप्त करें तो वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, यानी 10⁻⁶ टाइम्स मोर होती है। और हम इसको कई एग्जाम्पल से समझते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर हम सेम क्वांटिटी ले लें, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि हम अगर 1 किलोग्राम अगर यूरेनियम लें, ठीक है, और उसकी न्यूक्लियर रिएक्शन कराएं, रिएक्शन कराएं, और 1 किलोग्राम हम ले हमारा कोल, क्योंकि हमें केमिकल, और उसकी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल, इससे जो एनर्जी मिलेगी उससे ये 100 वाट का बल्ब, जैसे कोयले से अगर हम देखें तो ये 8 घंटे तक चलेगा और बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यूरेनियम से जो हमें एनर्जी मिल रही है, अगर उससे अगर इसको कनेक्ट करेंगे 100 वाट की, तो ये लगभग 30,000 सालों तक ये चलता ही रहेगा। यहाँ पर लिखी हुई एनर्जीज के बारे में कि हमारे जो यूरेनियम है वो 10⁻14 एनर्जी देगा, जबकि 1 किलोग्राम अगर हम कोल को जलाए तो 10⁻7 ही जूल एनर्जी देगा, यानी 10⁻7 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं तो उसमें 10⁻7 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो। आगे देखते हैं। अब ये जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी कि 2 तरह की होती हैं, ठीक है, 2 तरह की होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक तो होती है फिजन और एक है फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूज़न में क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज ऑन ईच अदर एंड
फॉर्म हायर मास न्यूक्लियर, यानी इसके अंदर क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट इनटू इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर के अंदर टूट जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे फिजन क्या होता है। जब नए नए पार्टिकल्स खोजे जा रहे थे, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तब क्या हुआ 1932 के आसपास, जब चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज लिया, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फर्मी। क्या नाम था? फर्मी। फर्मी ने बहुत सारे एलिमेंट्स पर न्यूट्रॉन्स को क्या किया, बम्बार्ड किया। इसमें जो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस है वह क्या कहलाती हैं, फ्यूजन कहलाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, फर्मी ने बहुत सारे न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया, किस पर, बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल पे देख रहे हैं, उनके ऊपर न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग की। तो क्या हुआ, बहुत सारे नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनसे मिले। क्या मिले? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले, ठीक है। अब यहाँ पर फर्मी ने न्यूट्रॉन ही क्यों चुना, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये न्यूट्रॉन का चयन ही क्यों किया गया न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। सबसे पहली बात, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दूसरी बात कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वह देखा गया कि रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है, रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी होती है, ठीक है, उस पर ही क्या कर गया, ये जो हमारी न्यूक्लियस है उसकी सरफेस तक पहुंच गया और न्यूक्लियस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये एक चॉइस वहाँ पर थी। और फिजन प्रोसेस के अंदर क्या है कि यूरेनियम के एक आइसोटोप्स जो कि यूरेनियम 235 है, उस पर बम्बार्डिंग की गई न्यूट्रॉन की, तो वह दो इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर फ्रेगमेंट के अंदर टूट गया। जैसे ये यूरेनियम है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग हुआ, तो ये एक अनस्टेबल एक कंपाउंड बीच में बनता है और फिर वह दो भागों में टूट जाता है, बेरियम, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, जब इसको न्यूट्रॉन को इस पर बम्बार्ड किया तो दो एलिमेंट्स बने और इसका जो मास है वो देखिए, अगर आप यहाँ पर मास नंबर 92 और ये कितना है 52, यानी एक बिल्कुल हल्का सा एक पार्टिकल यूरेनियम को इतने भागों में तोड़ देता है, इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर के अंदर तोड़ देता है। कितनी आश्चर्यजनक घटना है, ठीक है। अब इसके अंदर बाद में ली मेटनर और ऑटो फिश ने बताया कि ये जो प्रोसेस है इससे ज़रूरी नहीं है कि यूनिक प्रोडक्ट बने, ज़रूरी नहीं है कि बेरियम और प्रोटॉन ही बने, इसमें एंटीमनी और ये जो Nb वाला एलिमेंट है ये भी बन सकता है, जीनोन और स्ट्रॉन्सियम भी बन सकता है। यानी जो फिशन प्रोडक्ट है, फिशन प्रोडक्ट जो है वो यूनिक नहीं होते, नॉट यूनिक नहीं। आप कभी रिएक्शन करा रहे तो ये भी बन सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी प्रोसेस हो सकता है, कोई सा भी प्रोसेस यहाँ पर हो सकता है। देखिए आप, एक न्यूक्लियाई से वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी जनरेट करता है। तो आप देखिए कितना अधिक एनर्जी है। जिससे यहाँ पर एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हम एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 240 है उसको ब्रेक करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर, तो A40 के लिए जो एनर्जी है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन आप देखते हैं कि दो जो हमारे फ्रेगमेंट 120, जो कि आपको पता है यहाँ पर A जो है 30 और 120 के बीच में होता है, तो उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अधिक होगी, और वह कितनी होगी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हर एक जो न्यूक्लियन है जो पहले मौजूद था इसके अंदर और अब इसके अंदर, तो उसने कितना एनर्जी गेन कर लिया पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन ने कितना एनर्जी गेन कर लिया। तो इसमें से देखेंगे ये पहले 7.6 था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी, और अब कितना हो गया 8.5। यानी पहले जब यहाँ पर जो न्यूक्लियन मौजूद था 240 वाले में, तब उसके पास जो एनर्जी थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब जब ये टूट कर ये छोटा सा बन गया 120 वाला, और जब इसमें ये न्यूक्लियन मौजूद है तो इसके पास एनर्जी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास ये एनर्जी, मतलब उसने एनर्जी कितनी ज़्यादा हो गई, उसके पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब अगर हम इसको एक न्यूक्लियन की बात करें तो उसके पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चूँकि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो डिसइंटीग्रेट होकर दो बने हैं, ठीक है, इसके अंदर भी न्यूक्लियन है, इसके अंदर भी न्यूक्लियन है, डिसइंटीग्रेट करके दो बने हैं, तो इसमें जो मौजूद न्यूक्लियन है वो कितने हैं 240 होते हैं। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी गेन हो गई, अगर एक न्यूक्लियन के पास 0.9 एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस हो गई है, ठीक है, एक के पास इतनी प्लस हो गई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टोटल बाइंडिंग एनर्जी गेन यहाँ पर, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी गेन फॉर अ न्यूक्लियन एक सिंगल न्यूक्लियन के लिए 0.9 है,
तो 240 के लिए कितना होगा, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी अधिक एनर्जी उनको मिल जाएगी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें फिजन प्रोसेस से होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो किससे की जाती है, न्यूक्लियर फिजन से की जाती है, यानी वहाँ पर डिसइंटीग्रेट किया जाता है रिएक्टर के अंदर। इसमें अनॉर्मस एनर्जी होती है, ठीक है। और एटम बॉम्ब भी इसी प्रोसेस पे काम करता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। 5 पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं या न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है ये यूरेनियम, तो यहाँ बेरियम प्लस अन्य जो कंपाउंड है इसके क्रिप्टॉन प्लस न्यूट्रॉन के अंदर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है, यहाँ तक समझ में आता है। अब यहाँ जो ये मौजूद न्यूट्रॉन है, अगर यूरेनियम का और कोई कंपाउंड वहाँ मौजूद है रिएक्टर के अंदर, तो क्या होगा, ये न्यूट्रॉन क्या होगा, इस रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा। क्या करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा। जैसे अगर यूरेनियम मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन होता है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके पास। तो ये क्या करेगा, भाग जाएगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, आपको पता है इसमें एनर्जी, हमने देखा कि इसके पास इस सारे कंपाउंड जो बनते हैं उनके पास कितनी अधिक एनर्जी होती है। तो इसको इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ग्रेफाइट रॉड्स लगी होती हैं। ग्रेफाइट रॉड ये क्या करती हैं, ये कैप्चर कर लेती है, ठीक है। ये जैसे ही हम इसको डालेंगे इसके अंदर, जितने भी न्यूट्रॉन्स जो एक्सेसिव मात्रा में है वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे अगर आप इसमें जनरेशंस होती हैं, जैसे अगर देखो शुरुआत में जैसे ये हमारा यूरेनियम था, ये जो जनरेशन थी दिस इज फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पर 2 यूरेनियम के कंपाउंड मान लेते हैं है, तो यहाँ पर जो जनरेट हुए हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से जो न्यूट्रॉन्स बने हैं वो अगले जनरेशन में जो मौजूद यूरेनियम है उससे टकराते हैं, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, और ये क्या होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, दिस विल ब्रेक इनटू 2, और ये क्या मैं एरो बना रहा हूँ, जो न्यूट्रॉन्स हैं, और ये आगे मौजूद जो हमारा यूरेनियम है उसको ये डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, और वहाँ से हमें न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रॉन्स है आगे मौजूद हमारे यूरेनियम से टकराएंगे, और फिर तो ये जो जनरेशन होती है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी आपने यहाँ से शुरुआत की रिएक्शंस को, लेकिन अगर आपको वहाँ पर फिजन प्रोडक्ट मौजूद है, फिजन प्रोडक्ट जो कि हमारे यहाँ पर क्या है, यूरेनियम है, यूरेनियम अगर मौजूद है तो वो रिएक्शन क्या होगी, आगे की साइड चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इसलिए इनको चेन रिएक्शंस बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैपिटल से लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स इन पर्टिकुलर जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीवियस जनरेशन। अगर यह k की वैल्यू हमारी जनरली 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है, अगर यह k जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स आगे वाली पर्टिकुलर सिचुएशन में आए ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाले वैल्यू ज़्यादा है, यानी पहले न्यूट्रॉन ज़्यादा थे और अब तो कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कुछ न्यूट्रॉन्स तो लीक कर सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो यूरेनियम एब्जॉर्ब कर ले बट फिजन दिखाए ही नहीं, ठीक है। और k की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इसमें बार बार जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, ओके। और ये किस में होता है, एटम बॉम्ब के